Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, hello team. A very good evening to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. And today we are going to solve some MCQs on Payment of Gratuity Act 1972. ठीक है? So I hope you all are ready. आप अपने पेन और पेपर साथ में रख सकते हैं और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते जाइए. करेक्ट? चलिए, let's start. Okay. So we have this MCQ and I have this PPT of Payment of Gratuity Act as well. ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, चलिए, so that we can understand it better. Let's start. Which of the following is not true about Payment of Gratuity Act? Gratuity is considered as lump sum payment to an employee as a retirement benefit. Gratuity is given at superannuation age. Okay. Gratuity is given at termination, also during dismissal. Gratuity also is given at death and physical disablement of employee. कौन सा इसमें सही नहीं है ये आपको बताना है. Yes, I can't see any answers. कोई आंसर है? नहीं. चलिए, ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी एक लमसम पेमेंट है. लमसम मतलब जोड़कर लास्ट में दिया जाता है. तो एम्प्लॉइज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, बिल्कुल सही. ग्रेचुटी इज गिवन एट सुपर एनुएशन. सुपर एनुएशन कब होता है? सुपर एनुएशन मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है. यू एम्प्लॉय है सुपर एनुएटेड मतलब उसने ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़कर जा रहा है. अब या तो रिटायरमेंट हो सकती है, या तो रेजिग्नेशन हो सकता है, या तो वीआरएस हो सकता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो सकता है. राइट? तो किसी भी रीजन से हम छोड़ रहे हैं तो वही. तो सुपर एनुएशन मतलब वी आर जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी आर गिवन ग्रेचुटी. ठीक है. ग्रेचुटी इज गिवन एट टर्मिनेशन आल्सो ड्यूरिंग डिसमिसल. ये गलत है. डिसमिसल और डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस है? डिस्चार्ज मतलब एम्प्लॉय की ड्यूटी खत्म हो गई, अब वो जा रहा है. इट इज नॉट ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसमिसल इज ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद किसी एम्प्लॉय को बाहर निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं, तो डिसमिसल. तो ग्रेचुटी जो है ना वो डिसमिसल के समय नहीं दी जाती. ग्रेचुटी इज नॉट गिवन ड्यूरिंग डिसमिसल. तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 का सी. यस शानवी, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड देन ग्रेचुटी हमारे हम डेथ में भी देते हैं और ग्रेचुटी हम फिजिकल डिसेबलमेंट में भी देते हैं. बस यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस हो जाना चाहिए. ठीक है, 1. बाकी सारे केस में 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस होता है. यहाँ पे 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस. आगे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट, ग्रेचुटी इज पेबल व्हाइल एम्प्लॉय स्टिल ऑन द जॉब. नो, ग्रेचुटी तभी पे होगी जब आप सुपर एनुएट हो जाओगे. सुपर एनुएट हो जाओगे मतलब आप जॉब को छोड़ दोगे, इसीलिए ग्रेचुटी इज अ सुपर एनुएशन पे. सुपर एनुएशन पे मतलब यू आर नॉट ऑन द जॉब. ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉल्स. नेक्स्ट, which of the following is applicable to payment of gratuity in 1965? It is applicable to every factory, mines, oil field, plantation, port and railways. Okay. It is applicable to every shop or establishment where 10 or more person are employed in any day of the preceding 12 months. Other establishment for 10 or more than 10 workers notified by central government. बिल्कुल सही है. ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, है ना. ग्रेचुटी में आप याद रखिए कितने? 10. 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है कहीं पे भी तो वहां पर ग्रेचुटी पेमेंट होगा. ठीक है, इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स. और कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में कि हाँ यहाँ पे भी आपसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, अगर कहीं पर एप्लीकेबल नहीं था तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. तो लाइक ऑल ऑफ देम आर ट्रू. ठीक है, चलिए. और हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, एक चीज याद रखिए इसमें, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल. ठीक है. अब लाइक कोई एक कॉबलर का कोई शॉप है. ठीक है, तो वहां पे पहले ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं थी तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, कॉबलर में 10+ एम्प्लॉइज है, वहां पर कोई वर्कशॉप है तो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगी. ओके. अब क्या हुआ, 2 साल के बाद यहाँ पर बस 5 एम्प्लॉय ही बचे. बट वहां पे भी ग्रेचुटी एप्लीकेबल होगी क्योंकि एक बार पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर रिड्यूस भी हो जाते हैं या बढ़ भी जाते हैं कभी भी, तो इट इज वंस एप्लीकेबल, इट इज ऑलवेज इट इज एप्लीकेबल.
When did payment of gratuity act came into force? किस दिन? तो I think the answer is 16 September. Yes, 16 September 1972 में this act came into force. कैसे याद करना है? हेडिंग दीजिए. आपको हर एक एक्ट का नोट्स बनाना ही पड़ेगा. There is no shortcut. नोट्स बनाना पड़ेगा. Everybody, every act dedicate one big sheet, 1 or 2 sheet. ठीक है. और एक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते जाइए. PDF से भी पढ़ना है. नोट्स भी आपको हमारे MCQ नोट्स मिलेंगे, एंड देन थ्योरी नोट्स मिलेंगे, एंड देन थ्योरी क्लासेस मिलेगी. फॉर ये सारी चीजें अपलोडेड होगी आपके एक्सेस के लिए. थ्योरी क्लासेस भी होंगी जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आपको समझाया गया है. थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे, MCQ ये वाला भी नोट्स मिलेगा, और प्लस MCQ सेशन है, राइट. तो आप वहां से भी देख सकते हैं, पर नोट्स आपको बनाना होगा. ठीक है. उसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि सारे जो एक्ट्स है ना सब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. तो एक डिस्टिंक्शन रखने के लिए, सबको समझने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, द एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ डैश डेज वेजेस बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय कंसर्न. ठीक है. तो ग्रेच्युटी पेमेंट कितने दिनों की होती है? तो 1 साल के लिए 15 दिन, है ना. 1 साल के लिए 15 दिन. तो मान लीजिए आपने 6 year 7 months वर्क किया है. 6 year 7 months. तो क्या होगा? तो ये एक्सेस ऑफ 6 months है, तो उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट 1 year ले लेंगे. तो ये 7 year कंसीडर होगा. अगर 6 year 5 months होता तो आपको कितने साल की ग्रेच्युटी मिलती? आपको 6 year की ही ग्रेच्युटी मिलती. ठीक है. बट ये राउंड ऑफ, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 7 year. तो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी होगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो आपको मान लीजिए लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख. ठीक है. 1 लाख पर मंथ. तो 15 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी? 50K. तो 50K into 7 will be the amount of gratuity which you will be getting. अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और आप 6 साल और 7 महीने काम किए, तो this much is the amount of gratuity which you will be getting. Okay. कि 15 दिन की सैलरी for every year of continuous service. Next, the formula for calculating gratuity is. Question number 6. The formula, yes, thank you for your answers. Formula for calculating gratuity is, gratuity is equal to this. ठीक है. अब क्या हो रहा है? This is what? 1 day salary. 1 day salary into 15, मतलब 15 days salary into number of years of service. ठीक है. तो 1 day salary into 15 into number of year of service. हो सकता है. लॉजिकल है. अब 1 डे की सैलरी कितनी होगी? आपकी जो 30 दिन की सैलरी होगी, ठीक है, 30 दिन की सैलरी होगी, उसको हम लोग 26 से डिवाइड करेंगे. व्हाई? क्योंकि ऑन एन एवरेज एक मंथ में 26 वर्किंग डेज ही होते हैं, बाकी 4 संडे आ जाता है. 4 संडे होता है ना. तो क्योंकि एवरी 7th डे इज हॉलीडे, तो ऑन एन एवरेज 26 वर्किंग डे होते हैं. तो टोटल 30 डेज बाय 26. तो मंथली सैलरी जो होगी बाय 26 करेंगे, मंथली सैलरी बाय 26 करेंगे, तो हमारी एक्यूरेट एक दिन की सैलरी हो गई. ये हमारा लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होना चाहिए. यहाँ पे एक्चुअली लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होनी चाहिए. तो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी बाय 26 into 15 into नंबर ऑफ सर्विस आपका हो जाएगा फॉर्मूला फॉर ग्रेच्युटी. डन है ना. अब देखिए कुछ याद नहीं करना है ना, ज्यादा कुछ, मैक्सिमम चीजें आपको याद करनी पड़ेगी. ये ध्यान दीजिए, समझ लीजिए चीजों को. द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेबल टू द पर्सन टू हुम द ग्रेच्युटी इज पेबल. तो जिस दिन से वो ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहा है उस दिन से पेबल होना शुरू हो जाता है ग्रेच्युटी. ठीक है. ऑन द फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन. ठीक है. तो कितने दिनों के अंदर एम्प्लॉयर को पे कर देना है? कितने दिनों के अंदर पे कर देना है? आंसर हो जाएगा हमारा 30 डेज, है ना. 30 डेज के अंदर एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी पेमेंट कर देनी है. मैक्सिमम 30 डेज के अंदर कर देनी है. State true or false. For any employee is 4 years 6 months and 1 day of service shall be rounded up as 5 years for the purpose of calculation of gratuity. Question number 8, very important. देखिए इसका आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे 4 की जगह 6 year रहता या 7 year रहता, 7 year 6 month and 1 day, तो इसको हम 8 year ही कंसिडर करेंगे.
लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी इसको हम लोग यहाँ पे काउंट ही नहीं करेंगे, 5 ईयर्स हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ग्रेचुटी आपको मिलने के लिए आपको कंप्लीट 5 ईयर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद का ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ है, आई विल गिव बैक टू पीडीएफ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पढ़नी है वो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस 2A में है, हमने कई बार पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं। हर एक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपी होती है, तो कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती है। तो यहाँ पे है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। फिर सेक्शन 4 है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन 4 है कंपल्सरी इंश्योरेंस, सेक्शन 6 है नॉमिनेशन। बहुत छोटा एक्ट है, बस इतना ही, खत्म हो जा रहा है। ओनली 15 सेक्शन आर देयर, ओनली 15 सेक्शन आर देयर, और ये इतने ही सेक्शन आई थिंक इम्पोर्टेंट है ना। सेक्शन 7 में चले रखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, तो इतना आप याद रखिए। सेक्शन 9 पेनल्टीज है, ठीक है, और दैट्स इट। तो बस इतना ही छोटा सा एक्ट है और इतना ही सेक्शन आपको याद रखने हैं, जितने एरो मैंने दिए हैं, दैट विल डू, दैट विल डू, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। आई होप ये विजिबल है आपको। ये एक्ट कहाँ का है, होल ऑफ इंडिया, और हर फैक्ट्री माइंस में एप्लीकेबल है, जहाँ पे भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो हमने भी पढ़ा वही है, ठीक है। और अगर बिलो 10 भी एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय बिलो 10 भी है, जस्ट नोट इट डाउन, तो हैज बिकम, हाँ, अगर गवर्नमेंट नोटिस देती है तो ये एक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 10 हो जाते हैं तो भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल दिया था कि बाद में एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए, 5 ही एम्प्लॉय बचे, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, तो वही है। तो नॉट विद स्टैंडिंग द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरइन आफ्टर इट हैज बिकम सो एप्लीकेबल, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 2 डेफिनेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन भी आपको पता है जो सेक्शन 2A में है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर एम्प्लॉय का डेफिनेशन नॉर्मल जो है वही सब कुछ है, बहुत मुश्किल नहीं। कोई भी पर्सन जो कि कोई भी पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल है ना, तो एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, सुपरवाइजर, टेक्निकल, कोई मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई सा भी वर्क कर रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयर इज ओके, फैक्ट्री, फैमिली एंड डन, मेजर पोर्ट, माइन, प्लांटेशन, ये सब इतना तो नहीं पूछते। एंड नेक्स्ट वेजेस आप देख सकते हैं, वेजेस का एक डेफिनेशन देख लीजिए। तो वेजेस भी देखिए सिंपल है, ऑल एमोल्यूमेंट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी and includes DA but does not include bonus, commission, HRA, overtime, other allowances। इसमें wages मतलब basic plus DA, that's it, basic plus DA, इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ना HRA, ना ओवरटाइम, ना बोनस, ना कमीशन। तो हम याद क्या रखेंगे, हम बस वेजेस इसमें याद रखेंगे, बेसिक DA, HRA, ओवरटाइम, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और ऐसा इसमें डेफिनेशन में और कुछ याद रखने के लिए नहीं है, बस इतना काफी है, इतना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वेजेस, डेफिनेशन में सिर्फ वेजेस याद रखना है, बाकी सारा सिंपल है। 2A कॉन्टिन्यूअस सर्विस क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पहले भी कि कॉन्टिन्यूअस सर्विस वही होता है जहाँ पे आप लेड ऑफ किए हुए हो और मैटरनिटी लीव हो, स्ट्राइक हो, जहाँ पे एम्प्लॉयर की गलती हो तभी आप स्ट्राइक कर रहे हो। तो ये सारी जो केसेस होती है ना, इसमें एम्प्लॉय अगर एब्सेंट भी है तो भी उसको कॉन्टिन्यूअस सर्विस ही माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए एम्प्लॉय शैल सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस, एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस सर्विस ही कर रहा है अगर वो सिकनेस, एक्सीडेंट और लीव परमिशन लेकर के वो लीव लिया है, ठीक है। ले ऑफ, स्ट्राइक नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये भी मैंने बोला था कि स्ट्राइक का फॉल्ट एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। तो क्या होगा, वो सारे में अगर वो एब्सेंट है तो उसे भी कॉन्टिन्यूअस सर्विस ही हम मानेंगे, ये सेक्शन 2A बताता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि 190 डेज कॉन्टिन्यूअस सर्विस, 190 डेज ही माना जाता है अगर कोई पर्सन बिलो माइन काम कर रहा है तो,
बिलो माइन काम कर रहा है तो 190 डेज, 190 डेज। अगर बिलो माइन है अदरवाइज 240 डेज। तो 240 डेज में अगर आप एक साल में प्रेजेंट हो तो उसे कॉन्टिन्यूअस सर्विस में माना जाएगा। ये 240 डेज में ये सारा इंक्लूडेड है कि 240 डेज में आपने कुछ दिन स्ट्राइक किया है, ले ऑफ हुआ है, या विथ लीव, या फिर आपका सिकनेस एक्सीडेंट है तो आप परमिशन लेकर के लीव लियो, लीव विथ वेजेस। तो 240 डेज में अगर आप अगर मैनेज कर रहे हो तो देन यू आर सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस। ओके, तो ये सारा चीज दिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना हो गया तो डन है, इतना हो गया तो डन है। नेक्स्ट सेक्शन 3 कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा। सेक्शन 4 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कब मिलती है? सुपर एनुएशन में, रिटायरमेंट में, या रेजिग्नेशन में, या डेथ और डिसेबलमेंट में। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे आपको दिखाना था। सेक्शन 4 provided that completion of continuous service of 5 years shall not be necessary when the termination of employee is due to death or disablement। अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो रहा है तो 5 ईयर का कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों केसेस में 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी है, कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी है। ठीक है, लेकिन इस केस में कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल का जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी का दिया हुआ है, राइट। बाकी सब एक बहुत ज्यादा है तो इतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं बताती जा रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल्ड है तो इतना कुछ आपको नहीं पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 4A पे आ जाएंगे, वो है कंपल्सरी इंश्योरेंस। तो MCQ सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेक्शन 4A पे आएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, which is true about the act, that for computation of period of service maximum number of years that can be taken for calculating gratuity is 33 years। बिल्कुल सही है। ठीक है, maximum number of years which you have to consider is 33 years। अगर आपने 40 years तक भी काम किया है, अब तो आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी 1 लाख है, तो आपका जो है ना 40 years तक नहीं लिया जाएगा। आपका 33 years into 1 लाख डिवाइडेड into 1 लाख, मतलब जो भी 15 दिन की सैलरी आपकी 1 लाख, जो तो 33 into 50 के इतना आपका लिया जाएगा। 33 into 50 के दिस विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। 40 years नहीं लिया जाएगा। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नो डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन मेड, दैट इज कोई मिनिमम सैलरी अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है ग्रेचुटी के लिए। हमने देखा था एम्प्लॉय के डेफिनेशन में लिखा हुआ था कोई भी पर्सन हो, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, इधर उधर, हर कोई एम्प्लॉय के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी दैट कैन एम्प्लॉय कैन रिसीव इज 20 लाख। ठीक है, 33 into 50 के ये कितना हो रहा है? ये तो 20 लाख से कम ही है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 5 लाख पर मंथ, तो 15 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख into 33, तो ये तो 20 लाख से ज्यादा हो रहा है। तो आपको 20 लाख ही मैक्सिमम ग्रेचुटी मिलेगा। मैक्सिमम ग्रेचुटी विच यू कैन गेट इज 20 लाख ओनली। ये सारी लिमिट्स हैं, आपको याद हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि ग्रेचुटी कैंसिल कब हो जाएगा, फोरफिट कब हो जाएगा। तीन तरीके से ग्रेचुटी कैंसिल हो सकता है। मिसयूज और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, कमिट्स एनी फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर कॉजिंग डैमेज, इन सब केस में ग्रेचुटी फोरफिट हो जाएगी। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट, अगर डेथ या डिसेबलमेंट है तो कितने साल का काम आपको क्या होना चाहिए, आपको कितने दिनों की सर्विस आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए for becoming eligible for gratuity? तो it is 1 year of service। if डेथ या डिसेबलमेंट होता है तो भी ग्रेचुटी दी जाती है। अगर आप 1 साल का भी मिनिमम सर्विस कर लेते हो, आपने अगर 2 साल और 2 year और 7 months को अगर आपने वर्क किया है, ठीक है, और कुछ काम से डिसेबलमेंट हो गया, तो नॉर्मली तो ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं होगी, बट डिसेबलमेंट होगा तो आपको 3 साल की ग्रेचुटी पेमेंट दी जाएगी, जो भी आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा उसके हिसाब से, प्रोवाइडेड आपने 1 year ऑफ सर्विस कंप्लीट किया है। तो हाँ, आपने तो 1 year ऑफ सर्विस कंप्लीट किया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय, अ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ सीजनल बेसिस, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो सीजनल एम्प्लॉय के लिए क्या फॉर्मूला है? ये देखिए बिल्कुल ट्रू है। इसमें देखिए वही लॉजिक वही है, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 15 डेज सैलरी। अब 15 डेज सैलरी आप कैसे निकाल रहे हो वही आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ सारा फॉर्मूला दे दिया है। देखिए, तो 15 डेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो फॉर मंथली डेटेड एम्प्लॉय
नंबर ऑफ ईयर्स ये हो गया, और 15 डेज सैलरी क्या हो जाएगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय 26 इंटू 15। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब डेली रेटेड एम्प्लॉय के लिए जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, अब डेली रेटेड एम्प्लॉय के लिए हर दिन अलग अलग सैलरी मिल रही है, तो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेंगे। ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी से। अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो पीस रेटेड एम्प्लॉय के लिए भी हर दिन अलग अलग नंबर ऑफ पीसेस बना रहे हैं, हर दिन अलग अलग पैसे मिल रहे हैं, तो वहां पे भी लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज बेस लेंगे, ठीक है। अब सीजनल एम्प्लॉय के लिए भी वही लॉजिक लगाना है कि 15 डेज का एवरेज सैलरी हमें निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीजन वर्क जनरली हम एक साल में 2 सीजन मानते हैं, एक साल में हम 2 सीजन मानते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीजन वर्क तो है, तो सबसे पहले एक दिन की सैलरी कितनी होगी, एक दिन की सैलरी होगी लास्ट सीजन सैलरी बाय लास्ट सीजन डेज, दिस इज वन डे सैलरी, वन डे सैलरी इज लास्ट सीजन सैलरी बाय लास्ट सीजन डेज, दिस इज वन डे सैलरी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, वन डे सैलरी इनटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, है ना। यहाँ पे 15 की जगह हमने 7 लिखा है, 15 की जगह हमने 7 लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीजन वर्क जनरली कितना कंसिडर करते हैं हम लोग, 2 सीजन कंसिडर करते हैं, तो 15 बाय 2 इंटू 2, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इंटू 2 इज व्हाट, नंबर ऑफ सीजन वर्क। समझ आया, समझ आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखते। ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, वन डे सैलरी इज व्हाट विल बी व्हाट, लास्ट सीजन बाय लास्ट सीजन डेज, दिस इज वन डे सैलरी। तो वन डे सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स इज, नंबर ऑफ सीजन इज व्हाट, नंबर ऑफ सीजन इज नंबर ऑफ ईयर बाय 2, दिस इज नंबर ऑफ ईयर बाय 2, क्योंकि एक साल में हम 2 सीजन मानते हैं। तो मान लीजिए नंबर बाय 2 जो है ना, वो इधर खिसक गया, नंबर ऑफ ईयर्स बाय 2, तो 15 बाय 2 इज 7, अंडरस्टूड। तो 15 बाय 2 करेंगे, यहाँ पे इनटू करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 2 इज नंबर ऑफ सीजन वर्क, करेक्ट। तो इस तरह से हम सीजनल एम्प्लॉय का याद रखेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद रखेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट, choose the correct statement that the term of service by an employee should be continuous and there should be no break in between। बिल्कुल सही है। continuous service में हमने देखा सेक्शन, कौन सा सेक्शन है continuous service, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A is continuous service। तो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्रेक हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह के कुछ हो जाता है जिसमें आपने परमिशन लिया है, लीव लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैलरी फॉर बोनस कैलकुलेशन विल बी बेसिक प्लस डी है। यहाँ पे वेज का मतलब ही क्या होता है, वेज हमने देखा था, वेज का डेफिनेशन में वेज कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्लस डीए, ना एचआरए ना कुछ भी नहीं, नो ओवर टाइम, इसीलिए हम यहाँ पे वेज को बेसिक प्लस डीए कंसिडर करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज एनी पर्सन, सारा कोई भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कोई भी पर्सन होगा अदर देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस नहीं मानते हैं, हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस। अप्रेंटिस क्योंकि क्या होता है, अप्रेंटिस अब फिलहाल ट्रेनिंग नहीं होता है, अप्रेंटिस जो होता है ना वो पक्का एम्प्लॉय नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे। तो अप्रेंटिस हम नहीं मानते हैं, और अप्रेंटिस के लिए एक्चुअली ग्रेच्युटी का अलग एक्ट होता है, ग्रेच्युटी का अलग एक्ट होता है अप्रेंटिस के लिए। There is one separate act for apprentice, there is separate act for apprentice जो उसकी ग्रेच्युटी का ख्याल रखती है, इसलिए अप्रेंटिस इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। कोई भी मैनुअल वर्क होता का सेंट्रल गवर्नमेंट सी नहीं होगा। देखिए वन सेकेंड, द पॉइंट इज देखिए, सॉरी आई एम मेकिंग यू ऑल कंफ्यूज्ड, सॉरी। देखिए दिस इज इनकरेक्ट, किसी भी पर्सन को कहीं और से ग्रेच्युटी मिल रही है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अप्रेंटिस को कहीं और से ग्रेच्युटी मिल रही है अप्रेंटिस एक्ट के तहत, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय को कहीं और से ग्रेच्युटी मिल रही है किसी और एक्ट के तहत, तो ये दोनों केसेस में ग्रेच्युटी नहीं पे होगी, ग्रेच्युटी पे होगी पॉइंट नंबर बी ही हमारा आंसर होगा, ओनली पॉइंट नंबर बी, ए और सी नहीं होगा, अप्रेंटिस बी विल बी करेक्ट। Yes, the point is the employee should not be getting gratuity from any other act.
तो पॉइंट नंबर सी हमारा नहीं होगा। अब बी श्योर होगा। ए के लिए आई विल हैव टू चेक, क्योंकि अप्रेंटिस में आई विल जस्ट चेक एंड विल टेल यू कि अप्रेंटिस में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल होता है कि नहीं, दिस आई विल चेक। यहाँ पे तो मैंने लिखा है, बस द लॉजिक इज सेम, एम्प्लॉय शुड नॉट बी गेटिंग ग्रेजुएटी फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम। ओके, नेक्स्ट अप्रेंटिस का मैं चेक करके आपको बताऊंगी, विच इज नॉट ट्रू। An employee must complete 240 days in a year in order to count that as 1 year of service completed. Yes, section 2A. An employee working below ground है तो 120-90 days उसको वर्क करना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस सर्विस, करेक्ट। कोई भी सीजनल एम्प्लॉय है तो उसको 60% मस्ट वर्क 60%, नो, सीजनल एम्प्लॉय टू वर्क 75%। सीजनल एम्प्लॉय मस्ट वर्क 75%। सीजनल एम्प्लॉय के लिए कंटिन्यूअस सर्विस कितना होगा? सीजनल एम्प्लॉय के लिए कंटिन्यूअस सर्विस होगा कि इन वन सीजन और इन एवरी सीजन ही हैज टू वर्क फॉर 75% ऑफ डेज, है ना। अब डेली का अगर जॉब हो तब तो हम काउंट कर देंगे 240 डेज, पर अगर सीजनल जॉब हो तो हम कैसे काउंट करेंगे कि कंटिन्यूअस सर्विस है कि नहीं? तो उसमें यह है कि 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर सी इज नॉट ट्रू, यहाँ पे आंसर 75% होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख इन विच अमेंडमेंट? तो ये हमारा 2018 में अमेंडमेंट आया था, 29 मार्च 2018, रिसेंट है तो उसको याद रखेंगे। इस डेट से जो ग्रेजुएटी का अमाउंट है वो 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया था इस डेट से, जिसको हम लोग याद रखेंगे। दिस वाज द 2018 अमेंडमेंट। If the amount of gratuity is not paid by employer within the prescribed time, the application can be made to। तब यहाँ पे क्या है कि 30 डेज के भीतर एम्प्लॉयर को ग्रेजुएटी पे कर देनी है ना। तो अगर एम्प्लॉयर ग्रेजुएटी पे नहीं करता है तो यहाँ पे जो रख रखाव के लिए इंसान है वो कौन है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा इन सारी चीजों का ध्यान रखता है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द सर्विस इज इंटरप्टेड एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस सर्विस? प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 18। I'll be back in a minute. Please answer question number 18. Sickness with approved leave. Yes, it will be considered as continuous service. ये भी माना जाएगा कि हाँ भैया प्रेजेंट ही थे, है ना। और एक्सीडेंट इन फैक्ट्री ड्यू टू एम्प्लॉयर, तो ये भी माना जाएगा कि आप प्रेजेंट ही थे। अगर यहाँ पे एब्सेंट भी हो तो भी आपका कंटिन्यूअस सर्विस में उसको ऐड किया जाएगा उन सारे दिनों को। यहाँ पे भी अगर आपने सपोज 3 मंथ्स का भी लीव लिया है बिकॉज सम मेजर एक्सीडेंट हैपन, बट वो भी आपके कंटिन्यूअस सर्विस में भी ऐड किया जाएगा। स्ट्राइक ड्यू टू मिस्टेक ऑफ एम्प्लॉयर, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। स्ट्राइक अगर होगा, अगर आप ये अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो जहाँ पे गलती एम्प्लॉयर की है तो भी वो कंटिन्यूअस सर्विस में ऐड हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। स्ट्राइक ड्यू टू मिस्टेक ऑफ एम्प्लॉय अगर होता तो हम इसको कंटिन्यूअस सर्विस में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय खुद अपनी गलती के लिए ही वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी एम्प्लॉय अपने कंडीशंस के कारण प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ने ही कुछ गलती कर दी है, एम्प्लॉयर ने वेज को मान लीजिए 25% रिड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे स्ट्राइक वर्कमैन को करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है और इसके कारण वो एब्सेंट हो रहा है, तो भी उसको कंटिन्यूअस सर्विस में हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर ने वेज को रिड्यूस कर दिया तो इस एम्प्लॉय के पास कोई रास्ता नहीं था, उसको स्ट्राइक करना पड़ा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। यस, आई विल टेक द डाउट। मोनिका सक्सेना, दिस क्लासेस आर नॉट शोन इन लाइव। नहीं, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। आई विल शेयर अ वीडियो जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हमारे एकेडमी में कौन कौन सी क्लासेस कहाँ पर आप व्यू कर सकते हो इजीली। आई विल शेयर अ वीडियो आफ्टर द क्लास, ठीक है। यू कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड्स 24 आवर्स। Once 24 hours has been completed, you can watch them as recorded session, ठीक है। आज का सेशन भी रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा टुमारो इवनिंग, ये सेशन भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if the amount of gratuity not paid by employer within the prescribed time as directed by controlling authority, then the controlling authority issues a certificate amount to the। अब क्या होता है कि एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी देना था, ठीक है, इसने 30 डेज के भीतर नहीं दिया, ठीक।
तो क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोला जाएगा। एम्प्लॉय किसको कंप्लेन करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को डायरेक्ट करेगा कि भाई पे कर दो, और 3 मंथ्स के भीतर या 10 मंथ्स के भीतर पे कर दो। तो एम्प्लॉयर तब भी नहीं पे कर रहा है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट इशू करेगा, किसको, कलेक्टर को। तो कलेक्टर को सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट इशू करेगा, जिसमें कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी बताएगा कि कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन बताएगा और बोलेगा भाई एम्प्लॉयर की गलती है, वो ग्रेच्युटी नहीं दे रहा। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयर ने अगर शुरुआत से अगर देखें तो ग्रेच्युटी पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 30 डेज के भीतर नहीं की। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेन गया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कैलकुलेशन किया, उसने देखा कि भाई हाँ सही में एम्प्लॉयर की ही गलती है। ठीक है, कैलकुलेशन किया, देखा एम्प्लॉय की गलती है तो उसे समझा देगा, नहीं तो देखा कि एम्प्लॉयर की ही गलती है तो उसको बोला होगा कि भाई 10 डेज या इतने दिनों के भीतर ग्रेच्युटी पे करो। स्टिल एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा विद सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट, जिसमें कि सारा कैलकुलेशन रहेगा। और कलेक्टर जो है ना, वो कलेक्टर एम्प्लॉयर से विद कंपाउंड इंटरेस्ट वो एम्प्लॉयर से पैसे लेगा। जो कलेक्टर है ना, वो एम्प्लॉयर से विद कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेच्युटी अमाउंट रिकवर करेगा। ठीक है, देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन नो केस शुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। अब कलेक्टर कलेक्ट्स अमाउंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। ओके, तो ये तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी से एक्सीड कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से देखेंगे, याद करेंगे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं दी विद इन 30 डेज, जो कि टाइम लिमिट था। एम्प्लॉय ने क्या किया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोला, जो कि इस एक्ट में इन सारी चीजों का रख रखाव करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कैलकुलेशन देखा कि किसकी गलती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगा एम्प्लॉयर की गलती है, उसने उसको बोला कि भाई 2 महीने 3 महीने के भीतर जो भी है बताता है कि तुम इसको पे कर दो। तब भी एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी पे नहीं किया, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा। और कलेक्टर के पास जाएगा किसके साथ, सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट के साथ। और कलेक्टर एम्प्लॉयर से कलेक्ट करेगा विद कंपाउंड इंटरेस्ट। कलेक्टर का काम है उस पर चार्ज लगा देगा, लीगल एक्शन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट करेगा। और जो भी किसी भी हाल में इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक समझ में आया, चलिए ठीक है। अब देखिए, compulsory insurance policy will be required for gratuity payable to be done by employer unless there are dash or more employees in the organization. There must be a gratuity fund established by employer which includes all gratuity payable to the employees. अब यहाँ तक अगर आपको सब चीज समझ में आ गई तो एक और चीज लास्ट में बाकी रह गई है, वो है कंपल्सरी इंश्योरेंस एंड ग्रेच्युटी फंड। ये क्या होता है, देखिए एग्जाम में इतनी बार आया है, कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में n नंबर ऑफ टाइम्स आया है, कई बार तो मैच ऑफ फॉलोइंग में आते हैं, 4-5 चीजें दी हुई रहती है। और कंपल्सरी इंश्योरेंस किस एक्ट में है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से मैच करना है, ये कई बार आया है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि सपोज आप एम्प्लॉयर हो और आपके पास कुछ 100 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब हर साल 3 या 4 एम्प्लॉय अगर आपके रिटायर कर रहे हैं, सुपर एनुएट कर रहे हैं, आपको सबको ग्रेच्युटी देनी है। एंड ग्रेच्युटी इज माइंड इज अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो वेरी बिग अमाउंट, तो फिर आपका जो इनकम से बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप एम्प्लॉयर तो आपको या तो ग्रेच्युटी फंड बनाइए या कंपल्सरी इंश्योरेंस चाहिए। कंपल्सरी इंश्योरेंस कहाँ से करवाती है, LIC से आप कंपल्सरी इंश्योरेंस करवाइए या फिर ग्रेच्युटी फंड बनाइए। तो ये हमारा इस एक्ट का नियम है, इस एक्ट में आपको इतना करना पड़ता है। देखिए कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में सेक्शन 4A में है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में सेक्शन 3 में है। नोट डाउन करेंगे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 3, कंपल्सरी इंश्योरेंस सेक्शन 4A। तो आई विल गो बैक टू द PDF एक बार, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेक्शन 4A कंपल्सरी इंश्योरेंस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एवरी एम्प्लॉयर फॉर हिज लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स ग्रेच्युटी, क्योंकि हर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करना है, उसकी लाइबिलिटी है, तो वो LIC से कंपल्सरी इंश्योरेंस लेगा, प्रोवाइडेड दैट हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग डेट होती है। इतना कुछ नहीं समझना है, हर एम्प्लॉयर को के पास लाइबिलिटी है, इसीलिए उसे कंपल्सरी इंश्योरेंस लेना है फ्रॉम LIC। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए
अब क्या हो रहा है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब एग्जेम्प्ट every employer who had already established a gratuity fund and every employer employing 500 or more person who establishes an approved gratuity fund. ठीक है, मतलब कंपल्सरी इंश्योरेंस उनको नहीं कराना है, एग्जेम्प्ट कर रहा है ना, मतलब LIC से आपको कंपल्सरी इंश्योरेंस LIC से आपको नहीं कराना है। कब अगर आपके पास अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है। If you exempt every employer who have already approved gratuity fund, आपके पास approved gratuity fund है तो आपको नहीं कराना है, and who desire to continue such arrangement, and every employer employing 500 or more who established an approved gratuity fund. तो वही जिसके पास 500 and more employees हैं और gratuity fund उसका बना हुआ है तो उसको compulsory इंश्योरेंस करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद क्या, फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एवरी एम्प्लॉयर शैल विद इन सच टाइम विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब गेट इट्स एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो हर एम्प्लॉयर को अपने आप को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना है, और कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं होगा जो कि रजिस्टर नहीं कराया है, unless he has taken insurance referred in subsection 1 or has an approved gratuity fund, है ना। तो आपके पास अगर approved gratuity fund है तो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि approved gratuity fund में जो ऑलरेडी आपको जो अप्रूवल मिला है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ही मिलता है। अगर आपके पास ग्रेच्युटी फंड है और वो अप्रूव्ड है तो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो जाते हो खुद ब खुद कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। तो अगर आपके पास ग्रेच्युटी फंड नहीं है तो फिर आपको कंपल्सरी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो या तो आप ग्रेच्युटी फंड अप्रूव कराइए या फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस रखिए, मोटा मोटी यही चीज है। ठीक है, ओके। अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो, कंपल्सरी इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो आपको LIC को प्रीमियम देना पड़ेगा, है ना। वेयर एन एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक एनी पेमेंट बाय वे ऑफ प्रीमियम, तो और या तो प्रीमियम देना पड़ेगा LIC को, या तो ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। तो पैसे जमा होते रहेंगे, या तो ग्रेच्युटी फंड में पैसे जमा होते रहेंगे या तो प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये दोनों काम होता रहेगा। तो shall be liable to pay the amount of gratuity due to under this act, मतलब ये दोनों जगह पैसे जमा करना है, नहीं तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल टेक केयर। वेयर एन एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक, या तो वो प्रीमियम नहीं देता है या तो कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, तो ही शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ड्यू टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर ग्रेच्युटी को ड्यू हो जाती है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पे करना पड़ेगा, ये उसका लायबिलिटी है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेंगे, फिर भी ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद चलिए, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में हमने देखा, सेक्शन 6 नॉमिनेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, कंपल्सरी इंश्योरेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ग्रेच्युटी पेबल टू बी डन, है ना। तो कंपल्सरी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा, अगर अनलेस देयर आर 500 और मोर एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मस्ट बी, एंड तो जहाँ पे ग्रेच्युटी फंड वहीं पर होता है जहाँ पे 500 से ज्यादा एम्प्लॉय हो। तो there are 500 or more employees in the organization and there must be a gratuity fund। तो हमारा आंसर हो जाएगा 500। या तो सेपरेट ग्रेच्युटी फंड हो, ग्रेच्युटी फंड करने के लिए आपको 500 एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए, तो या तो 500 एम्प्लॉयज हो, आपने ग्रेच्युटी फंड कर लिया है, या फिर 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, आपने ग्रेच्युटी फंड नहीं किया तो आप कंपल्सरी इंश्योरेंस करवा लीजिए। 100 एम्प्लॉयज भी हैं तो भी कंपल्सरी इंश्योरेंस हो जाएगा, 50 एम्प्लॉय हैं तो भी कंपल्सरी इंश्योरेंस हो जाएगा, लेकिन ग्रेच्युटी फंड के लिए आपको 500 एम्प्लॉयज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपका अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, 500 एम्प्लॉयज है, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, तो फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4A टॉक्स अबाउट कंपल्सरी इंश्योरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, टफ लग रहा होगा बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। नोट्स बनाते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, इट विल बी डन। सिंपल, बस यही चीजें हैं कि आपको फंड मैनेज करना है। 2 तरीका है, कंपल्सरी इंश्योरेंस एंड ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड वही एप्लीकेबल है जहाँ 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, या तो आप ग्रेच्युटी फंड अप्रूव करा लीजिए या फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, कंपल्सरी इंश्योरेंस कराने में भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको हर मंथ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और अगर ये दोनों आप नहीं कर पाते हो तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी लायबल होगा, वो आपसे जैसे भी पेमेंट कराना हो करवाएगा। ठीक है, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट
यहाँ तक आगे बढ़ते हैं. Every employer is required to be registered with controlling authority, but no employer is registered unless he has taken insurance or has approved gratuity fund. अगर approved gratuity fund है या फिर कहीं और इंश्योरेंस लिया हुआ है तो फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. नहीं तो हर एम्प्लॉय को कंट्रोलिंग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है. रजिस्ट्रेशन की बात आएगी मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटीज. तो अगर आप ग्रेच्युटी नहीं पे करते हो तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ और 2 years, फाइन दिस मच, बोथ ए एंड बी. तो एक दो जो मेन पेनाल्टी होती है उसको याद रखिए. सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स पेनाल्टी की बात कर रहा है ना. चलिए नेक्स्ट, पेनाल्टी फॉर फेलियर टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ प्रीमियम और कंपल्सरी इंश्योरेंस टू एन अप्रूव्ड फंड इज टू एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इज. अब या तो आपने कंपल्सरी इंश्योरेंस किया है तो प्रीमियम आप नहीं पे किए, या फिर कंट्रीब्यूशन आप नहीं पे किया अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस मच. फाइन इज 10,000 और कॉन्टिन्यूअस रेफरेंस के लिए ₹1 पर डे. ये पेनाल्टी सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे पेनाल्टी सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो दिया हुआ रहेगा. तो पेनाल्टी सेक्शन में ये सारी चीजें हैं. सेक्शन 9 पेनाल्टी है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्रेच्युटी कैन बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ द माइनर ऑल्सो इफ द नॉमिनी इज माइनर. ठीक है, तो नॉमिनी ऑफ द एम्प्लॉय, तो अगर अब कोई फादर है वो वर्क कर रहा है और उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ सन है जो कि मान लीजिए 10 years का है, अब फादर की डेथ हो जाती है. अब डेथ हो जाती है तो सन इज द नॉमिनी, वो 10 साल का ही है. तो क्या हम उसे ग्रेच्युटी पेमेंट कर देंगे? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? तो इन दिस केस इट इज फॉल्स, ग्रेच्युटी इज नॉट पेड. यहाँ पे क्या होता है, ग्रेच्युटी अमाउंट को एक नेशनल बैंक में रख के एफडी बना दी जाती है. और जब ये सन 18 years का हो जाएगा तब ये इसको दे दिया जाएगा. ठीक है. तो ग्रेच्युटी हम कभी भी माइनर को नहीं देते. इफ नॉमिनी इज माइनर, ग्रेच्युटी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक ओनली एंड एफडी विल बी गिवन वंस ही बिकम्स अ मेजर और एडल्ट. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक विद दिस क्वेश्चन वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस एक्ट. इस एक्ट में जो कुछ भी आ सकता है आई हैव ट्राइड टू कवर 100% ऑफ दैट. ये दिस सेक्शन 6 नॉमिनेशन से बार बार क्वेश्चन आता है. देखिए नॉमिनेशन में क्या क्या हो सकता है. यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है और ये चारों पॉइंट हम लोग समझेंगे. एन एम्प्लॉय मे इन हिज नॉमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी payable to him against more than one nominee. Yes, more than one nominee हो सकते हैं. आपके 2 बेटे हैं, अब दोनों बच्चों को नॉमिनी बना दीजिए. If the employee has a family at the time of making a nomination, जब आप नॉमिनेशन कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आपके पास फैमिली है, तो नॉमिनेशन will be made in favor of one or more member of family members, or any nomination made in favor of a person who is not family shall be void. ठीक है. अगर आपके पास फैमिली है तो आप 5 लोगों को नॉमिनेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 आपकी फैमिली से ही होने चाहिए. आप अपनी फ्रेंड को नॉमिनी नहीं बना सकते, है ना. फैमिली के बाहर किसी को भी नॉमिनी नहीं बना सकते. नॉमिनी विल बी ओनली फैमिली एंड नथिंग, नो वन एल्स. एक से ज्यादा हो सकता है और सिर्फ फैमिली ही हो सकते हैं. ठीक है. और मान लीजिए जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय कोई फैमिली नहीं थी. ठीक है. यू आर अलोन. Suppose there is no one in your family, you are alone. In that case, if you have to make nomination, तभी आप किसी दूसरे पर्सन या कोई फ्रेंड है या फिर कोई गार्जियन है, अब कोई अनाथ आश्रम है, मान लीजिए वहां का कोई बच्चा है, तो वो अनाथ आश्रम के नाम पे अपनी ग्रेच्युटी कर देगा अगर वो अकेला है तभी. ठीक है. अब क्या हुआ, बाद में इस पर्सन की शादी होगी, बट इफ द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स अ फैमिली, बाद में इस पर्सन की शादी हो गई, तो जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन से ही उसको अपना नॉमिनी अपने फ्रेंड अपनी फैमिली को बनाना पड़ेगा. जिस दिन से उसकी शादी होगी उस दिन से जिसने अनाथ आश्रम को नॉमिनी बनाया था वो कैंसिल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है. तो इफ द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स अ फैमिली, सच नॉमिनेशन शैल फोर्थविथ become invalid
and the employee shall make fresh nomination. और employee fresh nomination बनाएगा जिसमें अपनी वाइफ या हस्बैंड को अपना नॉमिनी बनाएगा, राइट? तो जैसे ही फैमिली एक्वायर हुई, हमारा प्रीवियस नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा जिसमें हमने फ्रेंड को नॉमिनी बनाया था, और हम अपनी फैमिली को नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है? और इफ अ नॉमिनी प्रीडिसेसेस द एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो फिर से यही चीज होगी, सेम साइकिल में रिपीट। अब एम्प्लॉय से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाए, अब हस्बैंड है, वाइफ है, अब मान लीजिए वाइफ इज वर्किंग और हस्बैंड नॉमिनी है, अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ अकेली रह गई, तो फिर अगर वो सीज अलोन तो वो अपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बना सकती है। बाद में वाइफ ने फिर से शादी कर ली तो सेम थिंग विल रिपीट। अगर शादी कर ली तो फिर उसने अगर फैमिली एक्वायर की तो फिर फैमिली मेंबर वाले उसके नॉमिनी बनेंगे। If a nominee predeceases the employee, then trust of the money shall revert to employee, who shall make a fresh nomination. और fresh nomination में फिर हम देखेंगे फैमिली है कि नहीं है, and all same thing will go. तो all of the above, ठीक है? Section 6 talks about nomination. यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया। तो चलिए बस नोट्स बनाना शुरू कीजिए। शुरुआत जो भी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे नोट्स को ऐड कीजिए, सेक्शंस लिखिए, सेक्शन नंबर लिखिए और पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? Yes, so with this I'll be ending the session now. I hope you liked it and thank you all for your time. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.